हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश और ये अपनी क्लास 10th के लिए विज्ञान विषय साइंस सब्जेक्ट की एक कंप्लीट सीरीज चल रही है। लास्ट मंथ हम बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी इसके अंदर करेंगे और इसकी 3 वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। जिसने वो नहीं देखी है या जो भी चैनल पर नया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। आप पहले जाके उन 3 वीडियोस को देख लीजिए। उसमें चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने बात की है। उसके अलावा चैप्टर सेकंड के 10-12 क्वेश्चंस मैं वहाँ पे बता चुका हूँ उन 2 वीडियोस में, तो उनको भी आप देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो ऐसी वीडियोस और कंटिन्यू देखने के लिए और अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के हम आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अपना जो चैप्टर सेकंड चल रहा था एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल क्षार तथा लवण, उस दूसरे पार्ट की ये थर्ड वीडियो होने वाली है। और इसके अंदर बाकी बचे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस हैं उनकी मैं यहाँ पे आपसे बात कर लूँगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है। तो मैं आपको बता रहा था कि मधुमक्खी जो है, जब मैं अगर आपको बताऊं, मधुमक्खी जो है इसका जो डंक होता है, ठीक है, इसके अंदर एसिड या अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, क्या उपस्थित होता है? अम्ल। और इसी की वजह से जब वो डंक मारती है तो हमें दर्द का या पेन का एहसास होता है। ठीक है, अब इसके दर्द यानी ये क्योंकि एसिड है, अब जब अपने पेट में या स्टमक में आमाशय के अंदर मैंने आपको बताया था जब एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, अगर एसिडिटी हो जाती है यानी एसिड की मात्रा वहां पे बढ़ जाती है। ठीक है, अब एसिड की मात्रा अगर वहां पे बढ़ रही है और हमको प्रॉब्लम है एसिडिटी की, तो हम क्या करते थे? बेस का इस्तेमाल करेंगे। और जब एसिड के साथ बेस मिलाते हैं तो आपने इस चैप्टर में न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की प्रक्रिया पढ़ी होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उदासीनीकरण उसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। इस प्रोसेस से जो है, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि एसिड और बेस मिलकर एक जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो होता है सोल्ट प्लस वाटर। मैं एक इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ इधर ऊपर, ठीक है, कि एसिड प्लस बेस की जब हम रिएक्शन करवाएंगे अम्ल के साथ क्षार को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पे बनने वाला है सोल्ट प्लस वाटर। हिंदी में अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ कि अम्ल के साथ अगर हम क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे लवण प्लस जल हमको प्राप्त होता है। और जब मधुमक्खी हमको काटती है तो एसिड अपने अंदर इंसर्ट हो जाता है और उसकी वजह से हमें पेन होता है। तो अगर हम किसी बेस का यहाँ पे उपयोग करें, ठीक है, अभी वीक एसिड होता है तो वीक बेस का हम उपयोग करेंगे तो हमें आराम मिलेगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था और यही इसका आंसर है। तो हम क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं। यहाँ पे इसने दे रखा है फॉर्मिक अम्ल। तो जब हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी अम्ल पहुंच चुका है तो हमें फॉर्मिक अम्ल जो कि चींटी के काटने पर, चींटी के डंक के अंदर उपस्थित होता है, वो फॉर्मिक अम्ल है, वो हमको नहीं लेना है। सिरका यानी विनेगर होता है, वो भी एसिडिक है, एसिटिक अम्ल उसके अंदर पाया जाता है जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। सोडियम क्लोराइड NaCl की अगर हम बात करें, NaCl की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का लवण है जिसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं क्योंकि ये चट्टानों के अंदर से हमें प्राप्त होता है। और ये रॉक सॉल्ट जो होता है, ये लवण, ये खाने का नमक होता है। ठीक है, आगे अगर मैं आपको बताऊं बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा एक ऐसे जितने भी सोडा जो है, जितने भी प्रकार के सोडाज हैं, ठीक है, ठीक है, सोडा की अगर मैं बात करूं तो ये सारे के सारे जो है एक प्रकार के बेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मैंने बात की थी। अगर एसिड रेन होती है तो किसान अपनी जब एसिड रेन अम्लीय वर्षा होती है तो किसान अपनी खेती के अंदर जो है क्षार का उपयोग करते हैं और या तो जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मैंने आपसे बात की थी MgOH का होल ट्वाइस, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसका इस्तेमाल करते हैं। और अम्ल खेत के अंदर अम्लीयता बढ़ चुकी है
उसको खत्म करते हैं। उसी प्रकार अगर एसिडिटी हमें हो जाती है तो हम क्षार का इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ भी हम MgOH का होल ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे आपको इनो वगैरह का पता होगा, काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में वो वाली इनो, तो वो आसानी से जो है एसिडिटी को दूर करती है और न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो हमें आराम पहुंचाती है। तो यहाँ पे भी वही सेम सीन है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। दूसरा है यहाँ पे, इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगनाशक के रूप में किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे, विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में होता है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो है पहला जो ऑप्शन है वो एकदम गलत है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है उसकी कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट उस टॉपिक के अंदर से यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। ये चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये अपना टॉपिक है विरंजक चूर्ण। अगर किसी को इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी करनी है तो मैंने लिंक अवेलेबल करवाया हुआ है, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो है हर एक चैप्टर की डिटेल स्टडी मैंने करवाई हुई है। आप वहाँ चाहते हैं तो आप नोट्स भी वहाँ से बना सकते हैं, या आपके पास अगर टाइम है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो चैनल के ऊपर आप जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप इस चैप्टर को वहाँ से पढ़ सकते हैं, और विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के अलावा जितने भी और भी टॉपिक्स हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपसे विरंजक चूर्ण की बात कर लेता हूँ, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। और इसमें पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। वो क्यों गलत है उसको मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में या निर्माण में। तो ऐसा नहीं है। इसका फॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं, फॉर्मेशन की अगर हम बात करें या निर्माण की अगर हम बात करें तो वो किस प्रकार से होगा इसका। CaO, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसको हम बोलते हैं। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको ही हम बोलते हैं क्विक लाइम बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब Cl2 गैस को इसके अंदर से पास किया जाता है तो ये बनता है CaOCl2। ठीक है, तो ये बन गई अपना ब्लीचिंग पाउडर, ये बन चुका है। और जो है ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण यहाँ पे होता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन यहाँ पे किस प्रकार होता है। तो पहला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन गैस से वहाँ पे कोई इसका लेना देना नहीं होता। दूसरे दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें उस पर हम चलते हैं, तो इसका उपयोग पीने के जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर आप उपयोग आपसे पूछा जाए प्रश्न में या कहीं भी कोई क्वेश्चन में, तो आप ये एक उपयोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करें, विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में होता है उपचायक के रूप में। उपचायक होता है कैटलिस्ट। ठीक है, तो उसके रूप में, तो ये भी सही बात है। इसके अलावा अगर अब जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, C ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही है। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आंसर आपको दिखा रहा होगा इस क्वेश्चन का। इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे वाला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा हुड पल्प जो होता है, हुड पल्प से मेरा मतलब है कि जब लुगदी अगर आपने नाम सुना हो, तो पल्प जब उसका बना देता है एकदम लकड़ी का, तो वो होता है। और लॉन्ड्री यानी कपड़ों को साफ करने में भी जो है ब्लीचिंग पाउडर का ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लीचिंग पाउडर का जो काम है विरंजक चूर्ण का सफाई करने में या कपड़ों की धुलाई करने में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, किस गैस के कारण पाव रोटी व केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका सीधा सा आंसर है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ये सब होता है। और ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि पाव रोटी और ये जब ये बनाते हैं तो ये जैसे जो भी फ्लोर या माल्ट का इस्तेमाल करते हैं, कौन से आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर जो है पहले तो बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। जो ईडेबल सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा उसको हम बोलते हैं, वो मिलाया जाता है। और उसके साथ साथ थोड़ी सी मात्रा में
टार्ट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है या टार्ट्रिक एसिड जिसको हम बोलते हैं वो मिलाया जाता है। दोनों की जब रिएक्शन होती है तो CO2 गैस वहाँ से बाहर निकलती है और जो प्रोडक्ट बनता है तो वो जो है फूल जाता है। जो पावरोटी बनती है वो फूल जाती है, उसके अंदर CO2 गैस भर भर जाती है और पफ वो बना लेती है। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं किस प्रकार से होता है। बाकी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन, आपको दिखाई दे रहा होगा डिटेल। तो मैं आपको बता रहा था कि जो बेकिंग सोडा है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इसका यही नाम है। जो बेकिंग सोडा है, अब इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे किसके साथ, टार्ट्रिक एसिड के साथ। तो टार्ट्रिक एसिड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेकिंग सोडा की, टार्ट्रिक अम्ल के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे CO2 गैस निकलेगी और ये जो है डबल रोटी पाव, हिंदी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाव, डबल रोटी आदि बनाने के लिए उपयोग में आता है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी CO2 गैस यहाँ पे निकलती है। ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो है बेकिंग सोडा इसका सही एकदम आंसर है। बेकिंग सोडे को जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बेकिंग सोडा जो है इसी के और नाम है, क्योंकि वो इसके फॉर्मूले के जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसके नाम है, कॉमन नेम इसका बेकिंग सोडा है। बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है जैसे NaHCO3 या फिर Na2CO3, ये दोनों फॉर्मूले इसके। इसका अगर बात करें इसको कहेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट और इसको बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट ये सब की डिटेल अगर आपको जानना है कि कैसे इनके नाम जो है हम रखते हैं या कैसे इनके नाम दिए जाते हैं, तो आप मेरी जो है कंप्लीट वीडियो जो है प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल, मैंने बता दिया कहाँ पे है, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सोडियम है और HCO3 जो है ये बाइकार्बोनेट होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन गायब है तो बाई वर्ड जो है वो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे यूज हुआ था, तो उसको हमने हटा दिया, सोडियम कार्बोनेट इसका नाम हो जाता है। अभी दोनों ही नाम जो है बेकिंग सोडा गया, बेकिंग सोडा को इन दोनों ही नाम से जाना जाता है। और अग्निशामक के अंदर क्या होता है कि ये जो है उसके अंदर भरे होते हैं Na2CO3 की अगर हम बात करें, ठीक है, ये है इसका एक सॉल्यूशन वहाँ पे उपस्थित होता है उसके अंदर। और अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे जो है उसका डायग्राम बताऊंगा पूरा। फायर एक्सटिंग्विशर का, आग बुझाने का जो यंत्र होता है उसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, उसका मैं आपको डायग्राम बताऊंगा। इसका एक सॉल्यूशन होता है सोडियम कार्बोनेट का, और H2SO4 इसके अंदर भरी होती है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, सल्फ्यूरिक, यहाँ पे लिख देता हूँ एसिड, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब दोनों को जो है जब मिक्स किया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो यहाँ पे बनता है Na2SO4, ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे CO2 गैस बाहर निकलती है प्लस H2O यहाँ पे बाहर निकलता है। और ये दोनों ही जो है आग बुझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पे एक बार रिएक्शन को हम देख लेते हैं बैलेंस हुई कि नहीं। 2 HOSO4 और 2 हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम है सोडियम, जैसे इसका सल्फ्यूरिक एसिड, या ये है सल्फेट, जैसे कॉपर कॉपर सल्फेट आपने देखा होगा CuSO4, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है ये सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और यहीं पे हम डायग्राम देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर का। और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेन अवेलेबल हैं, उनका हम पूरा यूज़ करेंगे। तो बॉर्डर बनाते हैं हम इससे।
ठीक है, ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर है। और आप चाहें तो मैं इस पे जो है डेंजर वाला निशान भी बना देता हूँ। वो कुछ कैसे बनेगा, ठीक है, कभी कभी हमें अपनी आर्ट में मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वैसे ये खतरा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कंप्लीट करते हैं पहले डायग्राम को। यहाँ पे जो है एक लॉक होता है और यहाँ एक जो है पाइप लगी होती है, ये तो आपको पता होगा। अब इसके अंदर क्या है, दो चैम्बर होते हैं, जैसे कि एक ये चैम्बर है, ये वाला चैम्बर हो गया ऊपर। अब नीचे जो है, नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भरा हुआ है क्या, यहाँ पे भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे भरा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर बात करें यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है एक पाउच में भरा होता है क्या अपना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया। अब क्या होता है, यहाँ से जो है एक पिन इसमें लगी होती है, उस पिन को जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, अब उस पिन को जब यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको जो है यहाँ से अपने हाथ से प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से फट के और इसके अंदर मिक्स हो जाता है। और ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक तो ये बनाएंगे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस मेन जो चीज़ें हैं वो है CO2 और H2O। ये दोनों जो है फायर कंट्रोल करती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो है फायर को कंट्रोल कर लेती है। तो ये आपको समझ आया होगा, ये जो मैंने डिटेल यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। धावन सोडा, ठीक है, तो धावन सोडा क्या होता है, कपड़े धोने में जो उपयोग आता है वो धावन सोडा कहलाता है, उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके संदर्भ में कुछ कथन यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके बारे में हमको बताना है। तो इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो हार्ड वाटर है, देखिए दो प्रकार से मैंने आपको बताया था कि हार्ड वाटर जो है वो अंदर शोप जो है वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं करते, ठीक है, तो उसके लिए हमको डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ता है, धावन सोडा या डिटर्जेंट को हम बोलते हैं। तो उसका क्लीनिंग एक्शन के बारे में भी आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसको आपको वहाँ पे पता चल जाएगा क्लीनिंग एक्शन डिटर्जेंट का क्या होता है। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका उपयोग घरों में सफाई करने के लिए होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। और ये डिटेल आपको दिख रही होगी, ये तो बेसिक सी चीज़ थी, लेकिन आप इस चीज़ को जो डिटेल यहाँ पे दी हुई है इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जिप्सम को कितने केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, तो इसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो मैं बता रहा हूँ जिप्सम के, तो जो जिप्सम है, ठीक है, जो जिप्सम है इसमें क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चूना पत्थर जैसा ही कुछ होता है। तो यानी सी, जैसे CaCO3 ये क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट चूना ही होता है एक तरह का, यानी कैल्शियम की उपस्थिति यहाँ पे है। तो जिप्सम में भी जो है कैल्शियम की उपस्थिति होगी, तो CaSO4 जो है कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं। जैसे अभी सोडियम सल्फेट बना था उसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट भी होता है, ठीक है, मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख देता हूँ, कैल्शियम सल्फेट होता है। और ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है इसके अंदर, या फिर इसको अगर हम 2H2O से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल है, दो वाटर के मॉलिक्यूल, और CaSO4 अगर मिक्स होता है तो ये जिप्सम कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर क्या होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन, ठीक है। तो
और यहाँ पे जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 1 केल्विन। तो यहाँ पे अगर मैं 100 डिग्री पहुँचाऊंगा इसको यहाँ से, तो मुझे बताइए यहाँ पे भी 100 केल्विन यहाँ पे बढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे 373 केल्विन। तो 100 डिग्री सेल्सियस, और वो केल्विन में उसका वैल्यू पूछी है, तो आपको ध्यान रखना है 373 केल्विन जो है, ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस तो आप जानते हैं तापमान मापने की इकाई है डिग्री सेल्सियस, उसी प्रकार तापमान मापने की इकाई है केल्विन। ये क्योंकि जो है साइंस में जब आप पढ़ेंगे हमेशा केमिस्ट्री के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शंस वगैरह, तो केल्विन इकाई ही आपको यूज करनी है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे क्या होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O यहाँ पे रह जाएगा, यानी कि 1/1.5 जो है H2O का मोलिक्यूल जो है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, यानी निकल जाता है। और ये जो फॉर्मूला है, आपको ये 2 फॉर्मूले बस याद रखने हैं। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसी का नाम है POP, या फिर इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब एक डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, और ये भी आपको समझ आया होगा। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ भी है, जिप्सम को 373 डिग्री पर केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, या फिर इसे बोलते हैं अर्ध हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4 इंटू हाफ H2O बनाता है, ठीक है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, और इसका उपयोग जो है डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने में आदि में करता है। बाकी डिटेल आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी। तो आज जो ये चैप्टर है एसिड बेस सोल्ट, लवण, क्षार और अम्ल, इनका जो चैप्टर है, इसमें अगर और कोई डाउट आपको है, किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, या फिर किसी भी चैप्टर का आप मुझे इसके अलावा अगर और भी डाउट्स हैं साइंस में किसी भी प्रकार का, पूरे साल आपने जो स्टडी करी उसमें कोई टॉपिक अगर आपको समझ ना आया हो, तो मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट क्लास में उन पर भी वीडियो लेकर आऊँगा, और कंप्लीट 1 महीने तक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाऊँगा, ताकि साइंस में आप एक बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।